नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे परीक्षा 2024 के बारे में। और आपको पता होगा दोस्तों कि रेलवे द्वारा 2024 में बहुत सारी एग्ज़ाम्स ली जानी है। उसके अंतर्गत आपको पता है ALP का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, RPF का एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी। ये चार बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ रेलवे के द्वारा इसमें रिक्रूटमेंट की जानी है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों कि आखिर हर साल इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ गिने चुने बच्चों का सिलेक्शन होता है। 0.01% बच्चे ही रेलवे में सिलेक्ट हो पाते हैं। और आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतियां, आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं दोस्तों कि जो बच्चे अक्सर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं रेलवे की एग्ज़ाम्स में या फिर अन्य किसी भी परीक्षा में, वो कौन सी गलतियां नहीं करते हैं। आपको वो गलतियां बिल्कुल छोड़नी होगी। अगर आप ये जो मैं आपको अब 5 गलतियां बताऊंगा, अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार क्या मैं आपको बता दूं कभी भी नहीं होगा। और आपको ये पता होगा दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10 से 15 सालों से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला। देखिए होता क्या है, तैयारी हम सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखकर ही हमारी तैयारी करनी चाहिए हमको। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, ये वो 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जिस बच्चे ने ये पूरा वीडियो देख लिया, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया कि आखिर कौन सी गलतियां होती है वो 5, तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम गलतियां देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि पहले नंबर की गलती कौन सी होती है। मैं एक एक करके आपको गलतियां बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा साथ साथ कि आपको उससे कैसे छुटकारा पाना है, मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि जब भी फॉर एग्जांपल इन एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका टारगेट है, हो सकता है आपका टारगेट एनटीपीसी हो या फिर एएलपी हो या फिर आरपीएफ हो या फिर ग्रुप डी हो। तो सबसे पहले जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट आती है, आप फॉर्म भर देते हैं, तो आपका मन एक चीज़ पर चले जाता है और आप एक चीज़ बिल्कुल सर्च करने रखते हैं और डेली उस पर ही अपना ध्यान बिठा लेते हैं। वो होता है दोस्तों आपका कट ऑफ। आपको सिर्फ कट ऑफ चाहिए। आपको ये पता पड़ जाता है कि यार पिछले साल 2019 में, 2018 में, 2020 में क्या कट ऑफ गया था, बस मैं ये पता कर लूँ। और फिर आप क्या करते हैं, उस कट ऑफ को खोजने में जुट जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कट ऑफ कुछ भी नहीं होता है। और आपको ऐसी चैनल्स भी मिल जाएंगी, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो नोटिफिकेशन आते से ही आपको बताने लग जाएंगे कि इस साल कट ऑफ कितना जाएगा। और आप भी लोग हैं जो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और समझने बैठ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो आपको कट ऑफ को ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक होते हैं कि अगर बता दिया है कि पिछली बार 100 में से 70 नंबर कट ऑफ गया था, तो वो ये सोच के ही तैयारी करते हैं कि मुझे तो सिर्फ 70 नंबर लाने हैं। वो मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में भी एक टारगेट सेट कर लेंगे कि 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आए, उसका मेन एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं मॉक टेस्ट का, और वहाँ पर जब रियल एग्ज़ाम होगी तो वहाँ पर अलग बच्चे बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं और पिछले साल क्या कट ऑफ गया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं कट ऑफ पे ध्यान रखते हैं। आपको बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, पिछली बार क्या कट ऑफ गया था बिल्कुल नहीं सोचिए। आप सिर्फ अपनी तैयारी अच्छी कीजिए और अपने मार्क्स अच्छे लाएं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप कोशिश कीजिए कि 100% मार्क लाने की कोशिश कीजिए। वो अलग बात है कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो उनको बढ़ाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं हो कि आप पिछले साल 70 नंबर गया था कट ऑफ, तो हो सकता है कि आप सोच लें कि नहीं मुझे 70 नंबर आ रहे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है और यही गलती करते हैं बच्चे।
जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, वो कभी भी कट ऑफ पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कट ऑफ कितना गया था पिछले साल। आप पूछ लीजिएगा, उनको तो ये पता रहता है कि मुझे अभी इस साल मेरी तैयारी कैसी चल रही है, और अगर 100 नंबर का पेपर है तो अगर आज मेरे नंबर 70 आ रहे हैं तो 10 दिन बाद मैं 80 पर इसको पहुंचाऊंगा, और उसके 20 दिन बाद मैं इसको 90 पे पहुंचाऊंगा, और उसके 20 दिन बाद मैं इसको 95 तक ले जाऊंगा। ये उनका टारगेट होता है, उनको पता ही नहीं है इससे ज़्यादा कितना कट ऑफ जाएगा। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 95, 90, 80 नंबर आ रहे हैं तो क्या उसका 100% सिलेक्शन है, कट ऑफ क्या करना उसको। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। ये पहली गलती थी जो अक्सर बच्चे करते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दूसरे नंबर की गलती जो लोग आप अक्सर करते हैं। देखिए, आप जब भी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आप एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। अब आप कहेंगे कि हमें पता रहता है, बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने कुछ बच्चे ऐसा देखा है कि उनको ये तक नहीं पता है कि रेलवे की परीक्षा में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, उनको पता ही नहीं है ये चीज़ें। फिर वो नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ते। आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। अगर किसी बच्चे को सिलेबस पता है तो उसको एग्ज़ाम पैटर्न पता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है रेलवे में, ये पता ही नहीं है। वो 1/4 लेके चलते हैं, जो कि बैंक में होती है। रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जो सबसे डेंजर मानी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने एग्जाम पैटर्न का, अंदर की चीज़ें तक आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि अगर उसने पोस्ट असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ली है तो उससे 3 एग्ज़ाम देनी होगी, CBT 1, CBT 2, और उसके बाद एक आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना होगा। ये पता ही नहीं है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण दूसरी जो गलती करते हैं, सबसे खतरनाक गलती करते हैं कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल आपको डीप में पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न फुल पता होना चाहिए। एक बार आप इतना बड़ा सिलेबस पढ़ेंगे, आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो एक बार बैठ के जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ 2019 में एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था, और कुछ मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बड़ी बड़ी चैनल्स हैं उन्होंने भी नहीं बताया था कि जो रिज़ल्ट आएगा आपका CBT 1 का, वो हर एग्ज़ाम, मतलब हर जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनटीपीसी के अंदर 5 प्रकार की पोस्ट होती है, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। ये पता ही नहीं था किसी भी बच्चे को। इसलिए वो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था उस समय कि जब CBT 2 का एग्ज़ाम, एक बच्चे को 5 अलग अलग पोस्ट पर एग्ज़ाम देने का मौका मिला था, और उन्होंने मिक्सअप कर दिया था, एक ही बच्चे को 5 जगह ले लिया था और उसको ही काउंट कर लिया था 20 गुना में। तो आप अच्छे से अगर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको ना ही सिलेबस पता होगा अच्छे से, ना ही एग्ज़ाम पैटर्न। आपको अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। किसी के भरोसे मत रहिए कि मुझे वो यूट्यूब चैनल समझा देगी या फिर वो सर समझा देंगे। 2019 में एनटीपीसी के नोटिफिकेशन सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ था, हम दूसरों के भरोसे रह गए थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा CBT 1 का। तो सबसे महत्वपूर्ण, आप अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए और अच्छे से सिलेबस को डीप में स्टडी कीजिए। तीसरी गलती कौन सी करते हैं, 3rd नंबर की गलती मैं आपको बताने वाला हूँ अब। देखिए, हम क्या होता है कि जब भी किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आज से 2 महीने हैं या फिर 3 महीने हैं, जितने भी महीने अगर आपके पास बचे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ते जाते हैं, हम कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं। हम इतना अच्छा पढ़ते जाते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, मुझे सब आ रहा है, मुझे सब आ रहा है। हम रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पता पड़ता है कि ये सब साफ होता जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, हमको बस इतना पता है और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अच्छा रिवीजन करें। रिवीजन करने का एक तरीका होता है दोस्तों कि जितना आप पढ़ें डेली, उसके छोटे शॉर्ट्स नोट बनाएं। होता क्या है
कि अगर आप 15 दिन आपने पढ़ा, 15 दिन बाद अगर जैसे 16वें दिन पे पहुंचे तो पहला दिन आपने क्या पढ़ा था सब भूलने लगते हैं। तो पहले दिन का जो आपने पढ़ा है, अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई की है तो उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, 5 से 10 मिनट में अगर आप उसको रिवाइज कर पाए, इतना बड़ा। तो 15वें दिन क्या करेंगे, जो 1 से 15 दिन है उनका आप 1 से 2 घंटे में रिवाइज कर पाएँ कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और यही मैं कह रहा हूँ, आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि रिवीजन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि अगर आप एक बार कम पढ़ के चले जाएंगे लेकिन रिवीजन आप अगर ज़्यादा बार करके चले जाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रिवीजन नहीं करते हैं और बहुत पढ़ के जाते हैं, वो 10-10 बुक निपटा देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 10 बुक नहीं पढ़नी, हमेशा कहता हूँ आपको एक बुक पढ़नी है, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ो, बजाय 10 बुक को एक एक बार पढ़ने के। अगर 10 बुक को दो दो बार भी पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ये भी गलत है। मैं कहता हूँ एक बुक पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो, लेकिन ऐसे ही पढ़ो उसको कि अगर उसमें से आपको कुछ भी पूछ लिया जाए नींद में तो आपको याद होना चाहिए। वो सिर्फ होगा दोस्तों रिवीजन से। रिवीजन मतलब एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो उसका रिवीजन ही कहलाता है, वो आपको भूलना ही नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, जो अच्छे नोट्स बना के रखते हैं। और एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले वो कुछ नया नहीं पढ़ते, नया नहीं पढ़ते। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका जिस दिन एडमिट कार्ड जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम के 7 दिन पहले 5 दिन पहले जब एडमिट कार्ड जाता है तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होती, तो उस समय वो क्या करने लगते हैं, रिवीजन करने लगते हैं। नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, और पुराना जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। और रिवाइज भी कैसे करते हैं, वो नोट्स बना के रखते हैं दोस्तों। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि 3 महीने मैंने पिछले 3 महीने में क्या पढ़ा, मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूँ, तो रिवाइज भी तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक अच्छे नोट्स होंगे। ऐसे नोट्स होंगे जो आपने 90 दिन में जो पढ़ा है उसको आप 3 दिन में पढ़ना है, तो वो तभी पढ़ पाएंगे जब आप एक शॉर्ट नोट मेंटेन करेंगे। तो ये तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, कि बच्चे रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, और इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये तीसरे नंबर की गलती थी। अब मैं आपको चौथे नंबर की गलती बताता हूँ दोस्तों। चौथी गलती क्या करते हैं, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट कहते होंगे कुछ बच्चे कि सर हम तो मॉक टेस्ट देते हैं तब भी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट कुछ बच्चे देते हैं तो उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं दोस्तों, और अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो वो भी उसी बराबर आप उन्हीं लोगों के बराबर हैं, उन्हीं बच्चों के बराबर हैं जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। देना नहीं देना बराबर हो जाएगा अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे। एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब मॉक टेस्ट आप जितने भी जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए 1 घंटे का अगर आपका टेस्ट है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटा या फिर 2 घंटे उसका एनालिसिस करने में लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पैकेज लिया जिसमें 50 टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट है। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। चौथे नंबर की गलती क्या करते हैं मॉक टेस्ट में, क्या करते हैं बच्चे, आपने ये टारगेट सेट किया कि मुझे डेली एक टेस्ट या फिर 2 टेस्ट देने हैं। अगर आपके पास 25 दिन जब एग्ज़ाम को बचते हैं तब, तो होता क्या है, आपने पहला टेस्ट दिया, आपको पहले टेस्ट में 100 में से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को 55 नंबर आए, यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये टारगेट सेट करके चलिए कि जब मैं दूसरे नंबर का टेस्ट दूँ तो मुझे 55 से ज़्यादा ही नंबर आने चाहिए। वो कब आएंगे, जब आप इस 55 नंबर का एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये 55 नंबर क्यों आए। आपने सोचा होगा कि जब मैं टेस्ट दूंगा तो मुझे, आपने सोचा होगा कि 60 से 70 के बीच नंबर लाने हैं, मेरी जैसी तैयारी चल रही है अभी, लेकिन आपको 55 आते हैं। फिर आप ये एनालिसिस कीजिए कि ये जो बचे हुए नंबर हैं 45 या फिर 45 क्वेश्चन थे, ये कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या मैं कोई से टॉपिक में कमज़ोर हूँ। ये सभी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके एनालिसिस करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 टॉपिक ऐसे मिले जिनमें आप कमज़ोर हैं, हो सकता है वो एप्टीट्यूड के हो, रीजनिंग के हो, जिस भी सब्जेक्ट के हो। आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स के ही, एप्टीट्यूड के ही उठा लिया कि मेरा परसेंटेज से एक क्वेश्चन गलत हुआ था, एक प्रॉफिट एंड लॉस से। कुछ नहीं करना है आपको, दूसरा टेस्ट कब तक नहीं देना है, जब तक कि ये 2 नंबर आप बढ़ा नहीं लें, ये 2 टॉपिक आप बिल्कुल निचोड़ नहीं दें। अब 2 टॉपिक आपने निचोड़ दिए,
अब 55 से आपको कितने आने चाहिए? अगर इन दो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए वो प्लस होना चाहिए, तो अगले टेस्ट में आपको 100 में से 55 प्लस ही नंबर आने चाहिए। 60 तक कोशिश कीजिएगा, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, जितने भी नंबर बढ़ाए, लेकिन बढ़ाना है। और ये मान के चलिए अब इस दूसरे टेस्ट का एनालिसिस करें तो बिल्कुल भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके जो यहाँ पर सही हुए थे। मतलब आप बिल्कुल भी तुक्का भी नहीं मारे और बिल्कुल 100% रहे कि मेरा वो क्वेश्चन इस टेस्ट में सही हुआ था, पहले नंबर वाले क्वेश्चन, पहले नंबर वाले टेस्ट में। अगर एवरेज का कोई क्वेश्चन सही हुआ था तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग आपको करते चलना है। तो यकीन मानिए कि अगर आपके पास 50 टेस्ट हैं और 50 टेस्ट देंगे और हर टेस्ट में भी अगर आपने 5-5 एक-एक नंबर भी बढ़ा लिया तो समझिए आप 100% मार्क्स ला सकते हैं एनालिसिस के दम पर। आपको दूसरा टेस्ट देना ही नहीं, आपको तीसरा टेस्ट तब तक नहीं देना है जब तक कि आप एक दो टॉपिक और स्ट्रॉन्ग नहीं कर लें जो आपके कमज़ोर है, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं। समझ के देखिए आप बिना तैयारी के आप मतलब पर डे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर पर डे एक नंबर भी इम्प्रूव करा तो आप 80-90 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं और ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एनालिसिस करते ही नहीं बच्चे। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक गलती बताता हूँ 5-6 नंबर की। ये सबसे खतरनाक गलती होती है। क्या होता है कि जब भी आप कोई टारगेट सेट करें, आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भर देते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अब मुझे कल से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, कल से तैयारी करना। और एक आप अच्छा शेड्यूल बनाते हैं। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि हम शेड्यूल बना के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम शेड्यूल बना के नहीं पढ़ते हैं। सिलेक्शन दोनों का होता है, शेड्यूल नहीं बना के पढ़ने वाले का भी होता है और शेड्यूल बना के पढ़ने वाले का भी होता है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप एक शेड्यूल बना के भी पढ़ें, क्योंकि इसमें सक्सेस के ज़्यादा चांस होते हैं बजाय शेड्यूल नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दिन भर आपने सोच लिया आज कि मुझे कल दिन भर पढ़ना है, आप पढ़ने भी बैठ गए आपने, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि आप सुबह पढ़ने बैठे, आप 15 मिनट पढ़ने बैठे और आधा घंटा 1 घंटा आपने कोई काम कर लिया, फिर 15 मिनट पढ़ने बैठे। आपको आखिरी में सोते समय रात को लगेगा कि मैंने तो आज दिन भर पढ़ाई की, मैंने तो आज पूरे सुबह में 6 बजे उठ गया था और रात को 12 बजे सो रहा हूँ। तो ये तो 18 घंटे हो गए। 18 घंटे में से अगर 2-4 घंटे मैंने दूसरे काम कर लिए, तब भी मेरे पास 14 घंटे तो मैंने पढ़ाई की है। लेकिन ये 14 घंटे क्या वाकई ईमानदारी वाले घंटे थे? ये समझ के देखिए। ये तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आप एक शेड्यूल बनाएंगे और आप फिक्स कर लेंगे टाइम को कि मुझे 2 घंटे की सीटिंग होना चाहिए। कैसी सीटिंग होना चाहिए कि अगर मैं सुबह 6 बजे बैठूँ तो मैं 9 बजे या फिर 8 बजे तक हिलना नहीं है आपको कुर्सी से। ऐसा नहीं है कि 6 बजे बैठे और 6:15 तक बैठे और 15 मिनट दूध वाला गया या फिर मैं कुछ नाश्ता करके जाता हूँ गए तो 7 बजे आए, फिर 7 बजे फिर सीट पे बैठ गए, फिर 7 से 7:30 बैठे और फिर क्या क्या मुझे थोड़ा दूसरा काम कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ और 8 बजा दी। तो आपको ऐसा लग तो रहा है कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, बस 10-15 मिनट मैंने थोड़ा सा इधर उधर टहला था। तो यहाँ तो आपने 2 घंटे के लिए, ये 2 घंटे नहीं है। आपने कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं रखा। आपको 6 बजे सीट पर बैठना है और 8 बजे उठना है। आपको पता ही नहीं होना चाहिए 6 से 8 कब निकल जाए। सीट छोड़ना ही नहीं है, चुंबक की तरह चिपक जाना है जिस समय बैठे। तो ये 2 घंटे फिक्स हो गए। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं 15-20 मिनट का और फिर आपको सिटिंग बनानी है 2 घंटे या 3 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 2 घंटे या 3 घंटे, मिनिमम 2 घंटे की कैपेसिटी तो बनानी ही है आपको, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होगा आपका। वैसे शुरू में आपका प्री कुछ एग्ज़ाम में 1 घंटे 1.5 घंटे का भी होता है, लेकिन आपको 2 घंटे मेंटेन करना है। तो 2-2 घंटे के स्लॉट में भी अगर आपने 4-5 सीटिंग बना ली तो आप 10 घंटे से अधिक की अगर एक दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइमिंग होता है। कुछ बच्चे तो 14-14, 15-15, 16-16 घंटे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन 10 घंटे प्लस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और डेली स्टडी करना है आपको। डेली, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन छोड़ दूंगा, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं होगा इसमें। बिल्कुल आपको 100% अपनी एग्ज़ाम पर फोकस करके, देखिए ज़्यादा समय मिलता नहीं है, 90 दिन मिलते हैं नोटिफिकेशन आने से एग्ज़ाम होने वाले, मतलब 2-3 महीने का समय मिलता है। इसमें आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा और यकीन मानिए अगर आपने 10-10, 15-15 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे अगर पढ़ाई कर ली विथ कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ डेली स्टडी कर ली तो 100% आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप वाकई ये वाली गलती करते हैं या नहीं करते हैं। आपने पिछले जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी गलतियां करते हैं। आप यकीन मानिए इनमें से एक न एक ऐसी गलती होगी जो आप कर रहे होंगे और अगर आपने ये पांचों गलतियों को ख़त्म कर दिया, ये गलतियां करना छोड़ दी दोस्तों, तो 100% 2024 में
इन एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और कितने समय से कर रहे हैं। 2019 से कर रहे हैं, 2015 से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रेलवे परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।